गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो देखिए, नया शहर नया लोकेशन, क्योंकि ये जो हमारा बुलेटिन है वो अब हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से भी दिखाएंगे और इसीलिए हम पहुंच चुके हैं माया नगरी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर। और यहाँ पर देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया से अब आपको देश भर की तमाम खबरें फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हर रोज की तरह हम आगे आपको दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी और श्वेता की मौजूदगी भले ही आज मुंबई में है, लेकिन आपके शहर, आपके राज्य में जो भी हलचल है वो सारी बड़ी खबरें लेकर के हम आप दोनों के लिए हाजिर हैं। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो चलिए, सबसे पहली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अगर आप गए हैं तो आप हजरतगंज जरूर गए होंगे और हजरतगंज में बीती भयानक आग लग गई, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक बिल्डिंग में एक बैंक के फ्लोर पर आग लग गई और उसके बाद आग इतनी भयावह हो गई कि कई दर्जन लोगों की जान इसमें संकट में पड़ गई। उसके बाद क्या अपडेट है, क्या हुआ वहां पर, क्या लोग वहां पर वक्त रहते निकल पाए, ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। आग की लपटों ने मचाया हाहाकार। जिसने भी भड़कते शोले देखे वो सहम गया। दहशत मचाने वाला ये वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां केनरा बैंक की ब्रांच में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज इलाके की हैं, जहां सोमवार की शाम इस बिल्डिंग में लोगों ने एसी से आग की लपटें उठती देखी। देखते ही देखते पूरे बैंक में धुआं भर गया और आग ने पूरे फ्लोर को चपेट में ले लिया। पता चला कि आग जहां लगी थी वो केनरा बैंक की ब्रांच थी। जिस वक्त आग लगी वहां 40 से 50 लोग काम कर रहे थे और बैंक के ये कर्मचारी बिल्डिंग में ही फंस गए और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग धीरे धीरे ऊपर की ओर भी फैलने लगी, जिससे खतरा बढ़ने लगा। जब तक कोई पहुंचती तब तक कई कर्मचारी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से कूद गए। केनरा बैंक के जो एसी है उसमें से आग निकलना शुरू हुई। कैसे लगी थी? नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता कैसे लगी थी, बस स्मोक आया, हम लोग बाहर निकलना शुरू अंदर हुए। कौन कौन कितने लोग फंसे थे? अंदर हमारी फ्लोर पे 40 से 45 लोग थे। कैसे निकले लोग? बस ये अपना शीशा तोड़ के फिर केनरा बैंक के बोर्ड पे सारा दे के उधर से हम लोग कूदे हैं। फिर बाद में सीढ़ियाँ आई हैं, लोगों ने अरेंज की है। आग की खबर लगते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड को खबर की गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, साथ ही अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया। राहत की बात ये रही कि आग से किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। अभी इस समय की स्थिति ये है कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और जो व्यक्ति यहाँ पर अंदर रह गए थे उन सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है और आग पूरी तरह बुझ चुकी है। आग के कारणों का पता जो है वो लगाया जा रहा है। ये तो इलेक्ट्रिकल जो है शॉर्ट सर्किट की वजह दिख रही है जी। और बाकी ये बिल्कुल पास में हमारे फायर, तो हमारी गाड़ी जो है बहुत जल्दी आ गई और जल्दी आग पर काबू पा लिया। जो भी आदमी फंसे थे सारे लोग बचा लिए गए हैं, तो कोई जनहानि नहीं है। अब ये जांच का विषय है कि बैंक की ब्रांच में आग कैसे लगी और इससे कितना नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर मध्य प्रदेश के चंबल इलाके से आपको बताते हैं, जहां रास्ता देने के विवाद को लेकर दो पक्षों में ऐसा खूनी संघर्ष हो गया कि कई लोगों के सिर फूट गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा। जी हाँ, गांव वालों ने इन दोनों ही पक्षों को समझाने की भी भरपूर कोशिश की, लेकिन इन दोनों पक्षों को देख करके ऐसा लग रहा था कि सब पर खून सवार है और इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लाठी डंडों से लैस दो गुट एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। खूनी संघर्ष का ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है, जहां हिंसक झड़प हो रही है। इस संघर्ष में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि कई महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत रास्ते को लेकर हुई, जिसके बाद गांव के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हाथों में लाठियां लेकर इन लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद कई लोग खून से लहूलुहान हो गए। ये वारदात जहां हुई वो मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सहरियनपुरा इलाके का है, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूनी झड़प के बाद एक पक्ष के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन दूसरा गुट मानने को तैयार नहीं था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और एक खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी आपको बताते हैं, जहां पर बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। एक लड़की को दिन दहाड़े किडनैप कर
और सबसे हैरान की करने वाली बात दीपिका ये है कि जब लड़की को अपहरण किया जा रहा था उसका, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध तक करने की कोशिश नहीं की। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। युवती के अपहरण की यह सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे होते हैं। इसके साथ ही ब्लैक कपड़ों में बैग टांगे एक बाइक सवार युवक वहां किसी का इंतजार कर रहा होता है। इतने में एक शख्स एक युवती को जबरदस्ती खींचते हुए बाइक सवार के पास लाता है और उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश भी करता है। युवती खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी युवक उसे जबरदस्ती कुछ दूर तक बाइक पर ही बैठाकर दौड़ता है और मेन सड़क पर पहुंचते ही बाइक पर अगवा कर फरार हो जाता है। वहां मौजूद लोग ये सब देखते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी युवती के अगवा होने का विरोध नहीं किया। सुबह बच्ची गांव से आ रही थी यहाँ पे ग्वालियर, तो वो यहाँ पे आई, पेट्रोल पंप पे उतरी बस से, तो उसके दो लड़के पेट्रोल मोटरसाइकिल पे उसको जबरदस्ती बैठा के ले गए। तो जब उसने उतरने की कोशिश करी तो उसको फिर दोबारा पटक लिया और जब तक हम लेने आए और उसको लेके चले गए। दिन दहाड़े युवती के अपहरण के बाद ग्वालियर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी युवती के ही गांव से जुड़े हैं और पहले भी अपहरण की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। लड़की अपने परिजनों के साथ आई थी और एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए जिनके जो उसको साथ ले गए। इसमें जो फुटेज है वो देख रहे हैं और इसमें जो जानकारी ली है घर वालों से, तो कुछ इनका संदेह एक लड़के पे है जो उनके गांव का ही रहने वाला है। कुछ दिनों पहले भी उनके घर पे कुछ इस तरह का ही हरकत करने का कोशिश किया था या घर पे आया था, तो वो उस पर ही हम लोग फुटेज देख के और नाकाबंदी करके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए। फिलहाल आरोपियों की सही पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है ताकि अगवा युवती को बरामद किया जा सके और पूरे किडनैपिंग के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को लेकर के एक बार फिर से एक बड़ा फैसला आया है, जिसको लेकर के सियासत काफी गर्म हो चुकी है। जी एक बार फिर से उसे फरलो मिल गई है और राजस्थान चुनाव से ठीक पहले फरलो मिलने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या आरोप है विपक्ष के, देखिए रिपोर्ट के जरिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने पर सियासत गर्मा गई है। राम रहीम के फरलो को राजस्थान चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल राजस्थान में 4 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले रोहतक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है, जिसमें बाबा राम रहीम यूपी के बागपत जिले के बरनावा में स्थित डेरा आश्रम में ही रहेगा। लेकिन राम रहीम के फरलो पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, एक बार फिर अब राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले 21 दिन की फरलो पर छोड़ा जा रहा है। 21 महीने में 6 बार इस आदमी को फरलो दी गई है। ये कितनी ज्यादा भयानक और शर्मनाक बात है। एक बलात्कारी और ऐसे खतरनाक अपराधी को बार बार पैरोल फरलो मिलना पूरे देश के लिए दुखद है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल दी गई है। इससे पहले हरियाणा पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव के पहले भी राम रहीम को पैरोल दी जा चुकी है। गुरमीत राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या, इसके अलावा बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में दोषी है और कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद से ही रोहतक के सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। रेप पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में घिरे एल्विश यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। पता चला है कि गुरुग्राम पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में जो पार्टियां ऑर्गेनाइज करवाई गई थी उनको लेकर अहम सबूत जुटाए जाएंगे। जी हाँ, और गुरुग्राम पुलिस पर यह भी आरोप है कि वो एल्विश यादव पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे। अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और यही वजह है कि कोर्ट ने अब पुलिस से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। रेव पार्टी और सांपों के जहर के इस्तेमाल को लेकर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ पुलिस बिग बॉस विनर के मामले में जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले में अब कोर्ट का दबाव भी बनाने की कोशिश हो रही है। नोएडा पुलिस को एल्विश मामले में मोबाइल से अहम सुराग मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि टेक्निकल डेटा रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है, जिसके जरिए पुलिस पड़ताल करेगी कि कहां-कहां एल्विश ने पार्टी की थी, कौन-कौन पार्टी में शामिल था।
इस डेटा के आधार पर पुलिस एल्विश यादव और आरोपी राहुल के बीच की कड़ी का भी सुराग लगाने की कोशिश करेगी। रेव पार्टी के दौरान सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में एनसीआर की 60 जगहों की जानकारी पुलिस को मिली है। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने 60 मोबाइल नंबर को रिकॉर्ड में लिया है। इन नंबर्स की पड़ताल पर जांच आगे बढ़ रही है। वहीं गुरुग्राम कोर्ट में मामले को लेकर पीएफए के सौरभ गुप्ता ने एक याचिका लगाई है। याचिका में एल्वेश और फाजिल पुरिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस से एक्शन टोकन रिपोर्ट की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। काशी और अयोध्या नगरी के बाद अब मथुरा का भी कॉरिडोर का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। वजह यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को इस बात की मंजूरी दे दी है। और 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा दौरा भी प्रस्तावित है और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जो तैयारियां हैं वो भी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी कॉरिडोर का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के मथुरा दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उससे पहले सरकार की योजना को कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार ने कोर्ट के सामने कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट रखते हुए बताया था कि मंदिर के आसपास करीब 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी। पूजा अर्चना और श्रृंगार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार पार्किंग जैसी सुविधा बनाएगी, खर्चा उठाएगी। योजना से श्रद्धालुओं और भक्तों को सुविधा होगी। योजना को लेकर कोर्ट ने जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दी है। ऐसे में अब सरकार ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए कई कदम उठा सकती है। मंदिर की गलियों से अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। मंदिर के आसपास अतिक्रमण रोकने के कदम तय होंगे। भक्तों को दर्शन में बाधा न हो, इसके कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर को लेकर विरोध जताया था। कुंज गली के लोगों ने भी इसके महत्व को लेकर योजना पर सवाल खड़े किए थे। बांके बिहारी मंदिर को निजी मंदिर बताकर सरकार के दखल का भी विरोध किया गया था। ऐसे में अब कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़ सकती है। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जा चुका है और जो फूड विभाग है वो भी एक्शन में है। जी हाँ, अलीगढ़, कानपुर से लेकर के लखनऊ तक लगातार फूड डिपार्टमेंट की तरफ से पहले तो छापेमारी की गई और उसके बाद इन प्रोडक्ट पर न सिर्फ बैन लगाया गया बल्कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिन पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। यूपी में अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के काले कारोबार पर सख्ती से बैन लगाने के आदेश के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। यूपी के कई जिलों में फूड विभाग की टीमों ने छापेमारी कर कार्रवाई की। सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां फूड डिपार्टमेंट की टीम ने सहारा मॉल के स्मार्ट बाजार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की और वहां मौजूद प्रोडक्ट की जांच की, जिसमें कई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड मिले। जिसके बाद उन्हें जब्त कर हजरतगंज थाने में 8 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया। कानपुर में भी हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में फूड डिपार्टमेंट ने जेड स्क्वायर मॉल में छापेमारी की, जहां हर प्रोडक्ट की गहनता से जांच की गई। हलाला प्रमाणन पर जो रोक लगा दी गई शासन की तरफ से सूचना जारी करके, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी टीमें यहाँ पर जांच कर रही हैं पूरे जिले पर। और उसी क्रम के तहत हमने अभी KFC में गए और उसके बाद फिर मैकडोनल्ड में आए। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर अलीगढ़ में भी फूड डिपार्टमेंट की टीम ने जगह जगह रेड की। टीम ने अलीगढ़ के बाजारों में छापेमारी की, जहां एक दुकान पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले। यहां 13 हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के पैकेट को जब्त किया गया और उन्हें लैब भेजा गया। अधिकारियों की माने तो रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। 13 पैकेट कुल पाए गए हैं जिन पर कि हलाल होने का उल्लेख है। सारे के सारे पैकेटों को तत्काल प्रभाव से सीज करते हुए जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। प्रथम दृष्टया ये मिथ्या छाप की श्रेणी में आता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। अवैध और मनमाने ढंग के अवैध हलाल सर्टिफिकेट के काले धंधे को देखते हुए योगी सरकार ने इस पर बैन लगाया है, जिसके बाद प्रशासन हर जिले में छापेमारी कर अवैध हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को न सिर्फ जब्त कर रही है बल्कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर एफआईआर तक दर्ज कर रही है। और उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन टनल चलाया गया था वो
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे जल्द ही कंप्लीट भी कर लिया जाएगा, क्योंकि इस ऑपरेशन का जो फर्स्ट फेज है वो पूरा हो चुका है और दूसरे फेज पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं अब उन्हें सॉलिड खाना भी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं और बहुत जरूरी है कि उन्हें अब खाना जो है वो सॉलिड मिले। इसके अलावा जो टनल एक्सपर्ट्स हैं वो भी वहां पर रेस्क्यू के काम में तेजी के साथ लगे हुए हैं। न ऑपरेशन रुका है, न उम्मीद छूटी है। मौत को मात देकर टनल से बाहर आने वाली हैं 41 जिंदगियां। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि विश्वास है जिसके लिए एक नहीं बल्कि 2 तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं। पहला मिशन है 41 लोगों को जिंदा रखने का, दूसरा है सभी जिंदगी को सलामत बाहर निकालने का मिशन। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ड्राई चने हैं, बॉइल्ड चने हैं, किशमिश है, खीले हैं, मुरमुरे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और ये सब 4 इंच के पाइप के जरिए उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो टनल में फंसे हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी पहुंचाई जा रही हैं, डिप्रेशन दूर करने की दवाइयां भी भेजी गई हैं। अब कोशिश यही है कि किस तरह 6 इंच के पाइप को पार किया जा सके ताकि सॉलिड फूड दिया जा सके, यानी रोटी भी पहुंच सके और सब्जियां भी पहुंचाई जा सके। लगातार मजदूरों के इवैक्यूएशन की जब बातें हो रही हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की जब बातें हो रही हैं, तो एक ऐसा मुख्य पॉइंट है जिस पर चर्चा शायद नहीं की जा रही है और वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स लगातार उनके संपर्क में हैं, उन तक कई मल्टीविटामिन्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि सारी चीजें जो हैं वो ठीक रहें। अभिषेक, किस तरह के मल्टीविटामिन्स जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उन्हें मल्टीविटामिन्स की जो अगर बात करें तो विटामिन सी, विटामिन डी और B6 और B12 के साथ साथ B कॉम्प्लेक्स भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का सेहत को लेकर जो विटामिन्स के जो भोजन से नहीं मिल पा रहे थे वो पूर्ति कर सके। टनल के अंदर फंसे लोग जिंदगी की जंग जीत सकें, इसलिए कुछ और इंतजाम भी किए गए हैं जो इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब सब अच्छा होगा। इसलिए ऑक्सीजन पहुंचाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। टनल में बिजली चालू है, इसलिए रोशनी नॉन स्टॉप मिल रही है। एक पाइप भी है जिससे पानी पहुंच रहा। बड़ी बड़ी मशीनें, उन मशीनों से हो रही ड्रिलिंग, ये टनल में फंसे कर्मचारियों के लिए वो दूसरा मिशन है जो बेहद अहम है। कहने के लिए जिम्मेदारी अलग अलग टीमों को सौंपी गई है, मगर इसे लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए अर्नोल्ड डिक्स। अर्नोल्ड डिक्स को अंडरग्राउंड टनल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट के तौर पर गिना जाता है। इनकी काबिलियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 20 सालों से पूरी दुनिया उनके अनुभव को सलाम करती है। और चलिए बात करते हैं डोमिनिकन गणराज्य की, जहां कुदरत ने भारी तबाही मची है। ऐसी बारिश हुई कि टनल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। जी हां, जबरदस्त तरीके से टनल के अंदर पानी भर रहा है। मलबे के बीच दबी गाड़ियों की खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान से 15,000 किलोमीटर दूर डोमिनिकन गणराज्य में कुदरत का कहर देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों से बारिश और बाढ़ की विभीषिका झेल रही डोमिनिकन गणराज्य में दर्दनाक हादसा हुआ। भारी बारिश से टनल का हिस्सा गिर गया, जिससे मलबे में दबकर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें टनल के अंदर की हैं, जहां जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। दरअसल भारी बारिश के बाद पानी का ऐसा प्रहार देखने को मिला कि टनल की दीवार टूट गई। आप देख सकते हैं कि कैसे टनल की दीवार के किनारे से पानी बह रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी का तेज बहाव गाड़ियों को पत्तों की तरह बहा रहा है। पानी ऐसी रफ्तार से सुरंग में घुसा कि गाड़ियां बहने लगी, जिसके बाद लोगों में कोहराम मच गया। जब ये हादसा हुआ, इस सुरंग के अंदर करीब 2,500 लोग मौजूद थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मलबे में दर्जनों लोग दब गए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू 2,500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, जिसमें हमास को लेकर के इजरायली सेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा यह है कि गाजा की मस्जिद में मिले हथियार और रॉकेट, इजरायली सेना ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है।
ये बड़ी खबर इस वक्त की, इजरायली सेना ने इसका वीडियो रिलीज करते हुए ये बड़ा दावा किया। इससे पहले अस्पताल स्कूल में हथियार होने का दावा किया जा चुका है। हमास को लेकर के इजरायली सेना ने ये बहुत बड़ा दावा किया। गाजा की मस्जिद में हथियार और रॉकेट मिले थे और इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले अस्पताल और स्कूल में हथियार होने का दावा किया गया था। अब एक और वीडियो जारी किया गया है जिसके जरिए ये दिखाया जा रहा है कि कैसे गाजा की मस्जिद में हथियार और रॉकेट छुपा कर रखे गए थे और इसका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया जाना था। ये गाजा के हमास में जिस तरीके से सुरक्षा कवच बना एक अस्पताल, उसे इजरायली सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। भयंकर टैंक्स अस्पताल के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। अल-शिफा अस्पताल और रंतीसी अस्पताल के बाद अब वो कौन सा अस्पताल है जहां पर सुरंगें खोदने के बाद जो सच्चाई है हमास के आतंकियों की, कि कैसे उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे अस्पताल में छुपा कर रखे हैं, इसकी सच्चाई सामने आएगी। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमास ने अस्पताल के नीचे खुफिया सुरंग लोक बनाया हुआ है और अब एक एक कर आईडीएफ इसी सुरंग नेटवर्क पर चोट कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडोनेशिया अस्पताल में भी अल शिफा जैसा ऑपरेशन किया जा सकता है। इंडोनेशिया अस्पताल में इस वक्त करीब 150 मरीज हैं। 100 मेडिकल स्टाफ अस्पताल के अंदर काम कर रहे हैं और यहाँ हजारों शरणार्थियों ने शरण ली हुई है। Today we have exposed some meaningful ways to see how Hamas really carries out its MO. What is the systematic behavior that it does? Specifically within hospitals, we've shown you already in the Rantisi hospital and in the Al-Quds hospital how they have arms inside, how they had hostages inside, how they use the hospital as their place to hide, using the ill and the sick in the most cynical ways. Specifically, as you may see now on the screen, this is the Shifa Complex Hospital. This is the biggest hospital in the Gaza Strip, and that is why deliberately Hamas chose to position its headquarters and one of its main nodes inside this hospital. इजराइल ने इंडोनेशिया की 3 तरफ से घेराबंदी कर दी है। अस्पताल के बाहर टैंक तैनात हैं। अस्पताल के ऊपर लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। अस्पताल के आसपास की बिल्डिंग्स में इजरायली सेना ने स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं। आईडीएफ को पता है कि हमास के आतंकी यहाँ भी अल शिफा की तरह मासूमों और मरीजों को ढाल बना रहे हैं। उनके पीछे छिपकर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए इंडोनेशिया अस्पताल के बाहर आईडीएफ एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि इजरायली सैनिकों की एक भी गलती अस्पताल में मौजूद लाखों मासूमों की जान पर भारी पड़ सकती है। Committing a double war crime, hiding behind civilians, deliberately positioning itself in civilian infrastructure, be it schools, houses, clinics, mosques, and hospitals. And second, continuously carrying out a second war crime, aiming to kill civilians the whole time. Throughout these 43 days, Hamas has launched over 10,000 rockets at Israeli civilians. Every day, we have sirens in Israel that are of incoming fire by Hamas that have injured many Israelis, and this is a constant threat that we are dealing with. इजराइल की सेना ने सबसे पहले रंतीसी अस्पताल पर कार्रवाई की थी। यहां से इजराइल को भारी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ, जिसके बाद अल शिफा से भी हथियारों का जखीरा मिला। और अब इंडोनेशिया अस्पताल की घेराबंदी ये दिखाती है कि यहां भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इजराइल ये ऐलान कर चुका है कि चाहे उसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वो हमास का अंत करके ही दम लेगा। ऐसे में जंग में अगर मुस्लिम देश एक साथ आकर इजराइल पर प्रतिबंध लगाते हैं तो इजराइल के लिए ये किसी बड़ी मुश्किल से कम साबित नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। खबर है कि हाशिमारा एयरफोर्स बेस से एक राफेल फाइटर जेट को उस तरफ उड़ाया गया जहां यूएफओ दिखा था, लेकिन राफेल के रडार पर कोई अनजान विमान या यान नहीं दिखा। न ही पायलट ने आसमान में ऐसी कोई चीज देखी। जैसे ही पहला फाइटर जेट वापस लौटा, डबल चेक करने के लिए दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन उस इलाके और उसके आसपास कोई भी यूएफओ या एलियन शिप नजर नहीं आया। तो फिर गुब्बारे जैसे चमकदार दिखने वाली ये चीजें कहां गायब हो गईं? और क्या ये यूएफओ हैं?
फिलहाल अभी तक हमें ये एविडेंस कभी मिला नहीं है। ये वाले केस में भी ये एयरफोर्स का जो राफेल एयरक्राफ्ट था जो ढूंढ रहा था एविडेंस, वो एविडेंस हमें मिल नहीं पाया है और इसीलिए हम लोग अभी भी हमें नहीं मालूम है कि आखिर ये चीज़ क्या थी जिसको ये इंडिगो के पायलट ने आकाश में देखा था। दरअसल आकाश में दिखने वाली चीज जिसे हम पहचान नहीं सकते उसे यूएफओ कहते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इम्फाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं ब्रेक के बाद, जहां उत्तरकाशी टनल हादसे पर जो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, वहां मजदूरों का वीडियो सामने आया। वो मजदूर जो इतने दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उन तक अब सॉलिड खाना भी पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए और यही वजह है कि ऑपरेशन टनल भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया है। नव भारत में फंसे मजदूरों का एक्सक्लूसिव तस्वीर फुटेज में सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे श्रमिक 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए एक कैमरा भेजा गया इस टनल के अंदर, जिसमें फंसे हुए मजदूरों का आज 10वां दिन है और सुरक्षित वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए इतने दिन हो चुके हैं और इससे में सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि मजदूर वहां सुरक्षित है या नहीं। लेकिन इस वीडियो से जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत सभी को मिली है, क्योंकि सभी श्रमिक जो है वो सुरक्षित नजर आ रहे हैं। इस फुटेज में 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए उन्हें जो खाना भेजा गया और उसके बाद अब जब कैमरा डाला गया तो उसमें ये नजर आ रहा है कि तमाम जो श्रमिक है वो सुरक्षित हैं और बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए सुरक्षित।